सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉम डस्क टिल डाउन के बारे में। ये कहानी है दो भाइयों की, जिनके पीछे पुलिस वाले भी लगे हैं और एफबीआई वाले भी। तब वो उनसे भागते हुए चले आते हैं एक जगह पे। तब उन्हें पता लगता है कि अब वो लोग उससे भी बड़े खतरे में फंस चुके हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक टेक्सास रेंजर को देखते हैं। रेंजर देखता है कि उसके बगल में एक शराब की दुकान है। वो चला जाता है अंदर जाकर के वो दुकानदार से बात करता है, जिसे वो बहुत पहले से जानता है। बातों ही बातों में कहता है कि हाल ही में एक बैंक रॉबरी हुई है। वो रॉबर्स बहुत ही खतरनाक है। उन लोगों ने 4 रेंजर्स को मार दिया और उसके साथ साथ कुछ सिविलियंस को भी, और बंधक बना के वो कुछ लड़कियों को भी अपने साथ लेकर के गए हैं। क्या तुम उनके बारे में कुछ जानते हो? तब हम दुकानदार का चेहरा देखते हैं और हमें पता लगता है कि इसका नाम है पीट। पीट कहता है कि नहीं, मगर मैंने रेडियो पे इस खबर के बारे में सुना था। रेंजर कहता है कि मैं वॉशरूम से होके आता हूँ। वो जैसे ही वॉशरूम की तरफ जाता है, 2 लोग बाहर आते हैं जिनका नाम है सेथ और रिचर्ड। ये दोनों भाई हैं और यही दोनों वो रॉबर हैं जिन लोगों ने रॉबरी की है और इन लड़कियों को बंधक बना करके रखा है। सेथ बंदूक तान देता है पीठ पे और उसे कहता है कि तुमने इस रेंजर को भगाया क्यों नहीं? तुम्हें ये बात पता थी कि हम लोग यहीं पर छुपे हुए हैं। तब पीट डर जाता है और कहता है कि वो रेंजर हमेशा ही यहाँ पर आते रहता है, वो बस वॉशरूम यूज करने गया है। लेकिन अब रिचर्ड बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ है। वो बंदूक तान देता है उस लड़की पे। तब हमें पता लगता है कि रिचर्ड एक साइको आदमी है। उसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अंधाधुंध गोलियां चलाता है, जबकि सेथ बिल्कुल शांत है। ये दोनों भले ही भाई, मगर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सेथ यूं ही किसी को नहीं मारना चाहता, उसके दिल में अभी भी हमदर्दी है, मगर रिचर्ड बिल्कुल उल्टा है। सेथ अभी पीट को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उस रेंजर को भगाओ। ये लोग जा करके छुप जाते हैं। तभी वो रेंजर वापस आता है और पीट से पूछता है कि कितने पैसे हुए, लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले आकर के रिचर्ड गोली मार देता है रेंजर को। तब सेथ भड़क जाता है और कहता है कि तुमने उसे गोली क्यों मारी? वो रेंजर यहाँ से जाने ही वाला था, सबको मारना जरूरी नहीं है। तब रिचर्ड कहता है कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो हमें मार देता। मैंने पीट को देखा, वो इशारा करके बता रहा था कि हम स्टोर के अंदर ही हैं। तभी पीट भड़क जाता है और कहता है कि आदमी बिल्कुल साइको है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तब रिचर्ड उस पर भड़क के गोली चला देता है और गिर जाता है या पीट नीचे। तब सेठ उसे फिर से समझाता है और कहता है कि यहाँ से चलो, हमें और बखेड़ा नहीं चाहिए। मगर जब ये लोग निकल रहे होते हैं तब पीट भी अपनी बंदूक उठा करके गोली चला देता है और गोली सीधा आकर के लगती है रिचर्ड के हाथ में। वो घायल होकर के गिर जाता है नीचे। अपने भाई को घायल देखने के बाद अब सेठ बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है पीठ पे। पीठ को गोली नहीं लगती, मगर शराब की बहुत सारी बोतलें टूट चुकी हैं और उन बोतलों की वजह से पीठ पूरी तरीके से गीला हो गया है। सेठ भी इस चीज को देखता है। उसे सही मौका नजर आता है। अपने बगल में उसे कुछ टिश्यू पेपर्स नजर आते हैं, जिन्हें वो उठाता है और आग लगा देता है। जैसे ही वो टिश्यू पेपर को फेंकता है पीठ की तरफ, वो भी आग में जलने लगता है। ये दोनों भाई चले आते हैं बाहर। धीरे धीरे करके ये लोग पूरी की पूरी दुकान जला देते हैं और निकल पड़ते हैं यहाँ से, ताकि कोई भी सबूत इनके पीछे ना छूटे। अब ये लोग सीधा पहुंचते हैं एक मोटेल के पास। जाकर रिसेप्शन पे बात करते हैं और अपने लिए यहाँ का सबसे शानदार कमरा बुक करते हैं। मगर जैसे ये लोग कार के पास आते हैं, हमें पता लगता है कि जितने भी पैसे इन लोगों ने लूटे थे, वो सारे के सारे पैसे अभी भी कार में हैं। फिर वो डिक्की खोलते हैं। डिक्की के अंदर पैसों के साथ साथ बैंक की एक कर्मचारी भी है, जिसे ये लोग किडनैप करके लाए थे। इस कर्मचारी का नाम है कैरोलिना और ये लोग नहीं चाहते कि उसे छोड़े। जब तक ये लोग बॉर्डर पार करके उस पार ना चले जाएं, तब तक वो लोग कैरोलिना को नहीं छोड़ने वाले। पैसों के साथ साथ वो लोग उसे भी कमरे के अंदर लेकर के आते हैं और बांध देते हैं। अब सेठ यहाँ पर रिचर्ड को कहता है कि मुझे बाहर जाना है। सबसे पहले मुझे बात करना है एक आदमी से जो हमें बॉर्डर क्रॉस करवाएगा। उसके बाद मैं खाने के लिए चीजें भी लेकर के आऊंगा, लेकिन इतने समय में तुम्हें होटल के अंदर शांत रहना है। तुम कमरे के अंदर ही रहोगे, कहीं बाहर नहीं निकलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रिचर्ड मान जाता है और सेठ निकल जाता है। तभी दूसरी तरफ हम जैकब नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पर घूमने आया है। उसके बेटे का नाम है स्कॉट और उसकी बेटी का नाम है केट। जैकब यहाँ पर बहुत ही उदास होकर के बैठा होता है। तब हमें पता लगता है कि वो कभी पादरी हुआ करता था। उसे ईश्वर में श्रद्धा थी, मगर एक वक्त के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया। तब से उसे नफरत हो गई इन सारी चीजों से। उसे लगने लगा कि ईश्वर अब नहीं है। ईश्वर अगर होता तो उसकी पत्नी को वो उससे नहीं छीनता। उसके साथ साथ उसके परिवार में उसके बच्चे भी दुखी रहने लगे। तब वो उन सबका मन बहलाने के लिए अपने साथ छुट्टियों पे लेकर के आया है, ताकि कुछ समय के लिए ये लोग अपने गम को भुला सकें। तभी हम टीवी पर एक खबर देखते हैं, जिसमें बताया जाता है कि उन दोनों भाइयों ने फिर से रॉबरी की है, यानी कि रिचर्ड और सेथ ने। उनका पूरा इतिहास बताया जाता है कि अब तक उन लोगों ने 19 बैंक्स को लूटा है। आज से बहुत साल पहले उन लोगों ने अपने पहले बैंक को लूटा था। उस दौरान उन्हें कुछ पुलिस वालों ने पकड़ा था, तब वो सबको मार करके भाग गए। तब से वो पुलिस वालों को मार रहे हैं। इस बार भी उन लोगों ने ऐसा ही किया है और लोगों को मारने के साथ साथ इस बार अपने साथ एक बैंक के कर्मचारी को भी लेकर के गए हैं और किसी को पता नहीं है कि वो लोग कहाँ पर हैं। हर जगह ये हल्ला है। पुलिस ने सबको आदेश दिया है
कि अगले 48 घंटे में उन्हें कैसे भी पकड़ना है। हर तरफ इनकी तस्वीरें भी घूम रही हैं। तभी हम सेथ को देखते हैं जो कमरे के अंदर खाने पीने की चीजें लेकर के आता है। तब रिचर्ड उस पर बंदूक तान देता है, मगर अपने भाई को देखने के बाद वो शांत होकर के सारी बातें बताता है कि हर जगह न्यूज में हम लोग आ रहे हैं, पुलिस हाई अलर्ट पे है, हर जगह ये बात बताई जा रही है कि हमें कैसे भी 48 घंटे में पकड़ लिया जाएगा। सेथ कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम आज रात ही बॉर्डर क्रॉस करके मैक्सिको चले जाएंगे और वहाँ पर हमें कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। मेरे पास फुल प्रूफ प्लानिंग है। तभी सेथ की नजर पड़ती है कि वो बैंक की कर्मचारी गायब है। वो रिचर्ड से पूछता है कि लड़की कहाँ पे है। तब वो इशारा करता है बेडरूम की तरफ। सेथ जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि उसके भाई ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी हैं। उसने पहले इस लड़की का बलात्कार किया और उसके बाद उसे मार दिया। वो गुस्से में आता है रिचर्ड के पास और उसका गिरेबान पकड़ लेता है। उसे कहता है कि तुम ये क्यों करते हो, तुम्हें पता है ना कि तुमने यह गलत किया है, तुम इंसान नहीं हैवान हो। वो कहता है कि अगर तुम मेरे भाई नहीं होते तो मैं तुम्हें अभी गोली मार देता। मगर सेथ को ये बात भी पता है कि रिचर्ड मानसिक तौर पे कैसा है। तब वो उसे माफ करके आता है बाहर। तभी हम देखते हैं कि जैकब अपने पूरे परिवार को लेकर के यहाँ पे आ चुका है। उसके पास एक बड़ी सी गाड़ी है। सेथ उस गाड़ी के सामने आ जाता है। जैकब जब उससे माफी मांगता है तब सेथ को आइडिया आता है। वो सीधा आता है रिचर्ड के पास और उसे एक नई प्लानिंग बताता है। कहता है कि हमारे बगल में ही एक परिवार रहने आया है, बस उन्हें एक बार यहाँ पे कमरा लेने दो। जैसे ही जैकब कमरा लेता है ये दोनों जाते हैं दरवाजे पे और कहते हैं कि हमें थोड़ी आइस चाहिए। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है सेथ चला आता है अंदर। जैकब को थप्पड़ मारने के बाद वो उस पर बंदूक तान देता है। तब जैकब कहता है कि मेरे परिवार में से किसी को कुछ मत करना, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो ले जाओ, मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। तब सेथ बिल्कुल शांत होता है। जैकब कहता है अच्छा तो तुम्हें गाड़ी चाहिए, तुम वो भी लेकर के जा सकते हो। तब सेथ कहता है कि मुझे तुम सब लोग चाहिए, मैं तुम लोगों में से किसी को चोट नहीं पहुंचाने वाला, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ और न ही मैं तुम्हारी गाड़ी या पैसे चुराना चाहता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि यहाँ से हम सारे लोग एक साथ चले मैक्सिको के बॉर्डर तक। जब जैकब सोचने लगता है तब सेथ उससे कहता है कि तुम्हारे पास सोचने का ऑप्शन नहीं है, हम सब लोग एक साथ चल रहे हैं। अब सारे लोग डरे हुए हैं यहाँ पे, केट और स्कॉट भी। अपने परिवार को बचाने के लिए जैकब उनकी सारी बातें मान लेता है। ये सब लोग एक गाड़ी में बैठते हैं और जाने लगते हैं यहाँ से। सेथ ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि अगर वो एक परिवार के साथ गया तब कोई भी पुलिस वाला उन पर शक नहीं करेगा और वो लोग आसानी से यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। मगर वो दो लोग अकेले निकले तब बिल्कुल पकड़े जा सकते हैं। वो इनकी सारी आईडी कार्ड चेक कर रहा होता है। तभी उसे एक तस्वीर नजर आती है जिसमें जैकब अपनी पत्नी के साथ है। सेथ उससे इसके बारे में पूछता है। जैकब बताता है कि उसकी पत्नी का देहांत हो गया एक कार एक्सीडेंट में। सेथ उसकी तरफ देखता है और कहता है कि घबराओ मत, जैसे ही मैक्सिको हम पहुंचेंगे मेरे पास मेरा दोस्त आएगा जिसका नाम है कार्लोस। वो मुझे लेकर के मैक्सिको चला जाएगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट भी नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन जब तक मैं वहां पर नहीं पहुंच जाता तब तक तुम कोई भी चालाकी नहीं कर सकते। अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी ये लोग देखते हैं कि टोल नाका आ चुका है। सेठ जैकब को कहता है कि कोई चालाकी मत करना वरना तुम्हारी बेटी हमारे पास है। वो उसकी बेटी को लेकर के बाथरूम में छुप जाता है रिचर्ड के साथ। अब जैकब की हालत खराब हो रही है। तभी उसके पास स्कॉट आता है और कहता है कि हमें पुलिस वालों को बता देना चाहिए सब कुछ। जैकब कहता है कि नहीं, मैं तुम लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता, ये लोग सच में खतरनाक हैं। जब वहाँ पर पुलिस वाला आता है तब वो जैकब से पूछताछ करता है और कहता है कि तुम लोग कितने हो गाड़ी में और कहाँ जा रहे हो। जैकब कहता है कि गाड़ी में बस हम 2 लोग हैं, मैं और मेरा बेटा। हम लोग छुट्टियां मनाने के लिए मैक्सिको की तरफ जा रहे हैं। वहीं अंदर हम रिचर्ड को देखते हैं जिसका दिमाग उसे फिर से परेशान कर रहा है। वो कहता है कि आदमी कुछ गड़बड़ करेगा। तब उसकी बहस होने लगती है सेठ के साथ। सेठ उसे एक पंच मार करके नीचे गिरा देता है। वो जानता है कि रिचर्ड कुछ भी कर सकता है, वो कहीं इस लड़की को मार भी ना दे, इसीलिए वो उसे नीचे गिरा देता है, जिसकी आवाज वो पुलिस वाला भी सुन लेता है और कहता है कि ये किस चीज की आवाज आई है। तब जैकब कहता है कि अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, हमारे साथ हमारी बेटी भी है जो वॉशरूम के अंदर है, उसी की आवाज आई होगी। लेकिन अब पुलिस वाले को शक हो गया है। वो सीधा आता है वॉशरूम की तरफ। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है केट उसे कमोड पे मिलती है। तब वो दरवाजा बंद करके चला जाता है। उसे कोई भी शक नहीं होता और ये लोग मैक्सिको के अंदर दाखिल हो जाते हैं। यहाँ आते ही अब सेठ खुश हो जाता है और वो जैकब के पूरे परिवार को कहता है कि अब तुम लोग मेरे दोस्त हो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ, मैं तुम लोगों के साथ सख्ती के साथ पेश आया। यहाँ से तुम लोग आसानी से वापस निकल सकते हो, मैं तुम्हें खुद रास्ता बताऊंगा। तभी उसकी नजर पड़ती है एक बार पे। वो कहता है कि ये बार बहुत ही शानदार, रात भर खुला रहता है, तुम लोगों को भी यहाँ पर कुछ एंजॉय करना चाहिए, सारा बिल मैं भरूंगा, उसकी चिंता मत करो। इतना कह के वो लोग अंदर आने लगते हैं। तब सबसे पहले उन्हें बाहर का गार्ड रोकता है। इस चीज पे रिचर्ड भड़क करके उसे पंच मार देता है। फिर ये दोनों चले आते हैं अंदर। अंदर आते ही ये लोग पहुंचते हैं बार टेंडर के पास जिसका नाम है रेजर चार्ली। जैसे ही वो लोग चार्ली से ड्रिंक मांगते हैं वो देने से मना कर देता है और कहता है कि एक प्राइवेट बार है, यहाँ पे सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स आते हैं, तुम जैसे लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। इस बात को सुनने के बाद वहाँ पे जैकब आता है
और अपना लाइसेंस दिखा करके कहता है कि मैं ड्राइवर हूँ, मेरी गाड़ी बाहर ही लगी हुई है, ये दोनों मेरे साथ हैं, अब सबको ड्रिंक दो। तब चार्ली को ना चाहते हुए भी इन्हें ड्रिंक देना पड़ता है। जब ये लोग बैठ करके शराब पी रहे होते हैं तब इनकी नजर पड़ती है चारों तरफ। यहाँ पर सबसे खूबसूरत लड़कियां हैं जो डांस कर रही हैं, और इन सारी लड़कियों में सबसे खूबसूरत है सेंटा, जिसे देखने के बाद सारे लोगों की सांसें रुक जाती हैं। सब उसके डांस को देख रहे होते हैं। अब सेंटा आने लगती है सेथ के टेबल की तरफ। तभी बाहर का गार्ड अपने लोगों को लेकर के आ जाता है अंदर। उसके साथ चार्ली भी है। वो सबको कहता है कि इन दोनों लोगों ने मुझे मारा है। तब चार्ली भड़क करके सीधा चाकू मारता है रिचर्ड के हाथ पे। चाकू वहीं पे लगती है जहाँ पर रिचर्ड को गोली लगी थी। वो दर्द से कराहने लगता है। तब सेथ भी भड़क जाता है। ये दोनों अपनी अपनी बंदूकें निकाल करके खड़े हो जाते हैं और एक एक करके सबको मार देते हैं जितने भी लोग उन पर हमला करने के लिए आए थे। अब सबकी लाशें पड़ी हुई हैं। सेथ सारे लोगों को कहता है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बाकी लोग अपना अपना ड्रिंक एंजॉय करो, हमें शाम को खराब नहीं करना चाहते, सबके सब बैठ जाओ। तभी हम सेंटा की तरफ देखते हैं। सेंटा ने रिचर्ड के हाथ पे खून देख लिया है। वो खून देखने के बाद इतनी आकर्षित हो जाती है कि आ जाती है अपने असली रूप में, यानी कि वैम्पायर के रूप में, और सीधा कूद जाती है रिचर्ड पे। वो रिचर्ड के गले पे काटती है। तब सेथ उस पर गोलियां चलाता है और देखता है कि रिचर्ड की मौत हो गई है। अब एक के बाद एक यहाँ पर जितने भी डांसर्स थे सबके सब वैम्पायर में बदल जाते हैं, और उसके साथ साथ सारे के सारे गार्ड्स भी। तब पूरी सच्चाई पता लगती है कि आखिर ये लोग क्या करते हैं। ये सारे के सारे वैम्पायर हैं जो लोग यहाँ पर क्लब को चलाते हैं। ये सिर्फ ड्राइवर्स को अंदर आने देते हैं क्योंकि ड्राइवर्स मुसाफिर हैं, उन्हें ढूंढने के लिए कोई नहीं आएगा। वो उन्हें अंदर लाते हैं और शराब पिलाने के बाद उनका खून पीते हैं। ये कभी भी किसी आम इंसान को नहीं आने देते जिनके पीछे पुलिस वाले यहाँ पर आ जाएं। अब चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ पर बहुत सारे इंसान हैं जो इनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वैम्पायर्स को मारना आसान नहीं है। इन पर गोलियों का भी असर नहीं हो रहा। गोली लगने के बाद ये लोग सिर्फ थोड़ी देर के लिए मरते हैं, फिर जिंदा हो जाते हैं। मगर जब भी इन्हें कोई लकड़ियों से मारता है तब ये मर जाते हैं। अब सेंटा दोबारा जिंदा हो जाती है और फिर से हमला करती है सेथ पे, मगर इस बार सेथ उसका काम तमाम कर देता है, वो भी लकड़ी से। अब इन्हें पता लग चुका है कि इन वैम्पायर्स को कैसे मारना है। सब एक एक लकड़ी उठा लेते हैं। इनकी एक छोटी सी टीम बन गई है और एक एक करके सारे के सारे वैम्पायर्स को मार देते हैं। सब कुछ शांत होने के बाद सेथ सीधा जाता है अपने भाई रिचर्ड के पास और उसकी लाश को देख करके रोने लगता है। तभी रिचर्ड भी वैम्पायर में बदल जाता है और उठ के मारने की कोशिश करता है अपने ही भाई को। तब सेथ अपने हाथों से मारता है दोबारा रिचर्ड को। अब वो और भी ज्यादा दुखी है। अपने दुख को मिटाने के लिए वो शराब पीने लगता है। जैकब उसे कहता है कि यह वक्त शोक मनाने का नहीं है, हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। सब आकर के दरवाजा खोलने लगते हैं मगर दरवाजा नहीं खुलता। मगर फिर भी ये लोग कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ पर जितने भी इंसान थे उनमें से ज्यादातर लोगों को वैम्पायर्स ने काटा है। अब वो भी वैम्पायर बन करके खड़े होने लगते हैं, मगर ये लोग उन्हें मारने के लिए तैयार। एक एक करके सबको निपटा देते हैं। तभी इनकी नजर पड़ती है कि बाहर बहुत सारे चमगादड़ हैं और वो सारे के सारे वैम्पायर हैं। वो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। तब एक बार फिर से इन्हें दरवाजे को बंद करना पड़ता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सारे के सारे चमगादड़ अंदर नहीं आने चाहिए। फिर सेथ सबको कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मरे हैं और जिन्हें वैम्पायर्स ने काटा है अब वो भी वैम्पायर बन जाएंगे, लेकिन उनसे पहले हमें सबको मारना पड़ेगा ताकि वो वैम्पायर ना बने। तब ये लोग एक एक करके लकड़ियों से सबको मारने लगते हैं, मगर इसी बीच एक वैम्पायर काट लेता है एक आदमी को जिसका नाम है मशीन, और मशीन ये बात किसी को नहीं बताता। सबको मारने के बाद जब ये लोग खड़े होते हैं तब फिर से सोचने लगते हैं कि आखिर ये लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे। तब सेथ कहता है कि हमें यहाँ से एक ही आदमी निकाल सकता है और वो है जैकब। वो पहले एक पादरी हुआ करता था मगर अब उसे ईश्वर में श्रद्धा नहीं है। इस बात को सुनने के बाद जैकब उसे पंच मारता है। तब वो कहता है कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा हूँ, हमें सच में तुम्हारी मदद चाहिए, तुम हमें रास्ता दिखाओ। तभी हम देखते हैं कि मशीन भी अब वैम्पायर बनने लगा है। वो सबसे पहले अपने एक साथी फ्रॉस्ट को काटता है। इस चीज को देखने के बाद जैकब जाता है फ्रॉस्ट को बचाने के लिए। तब वो जैकब को भी काट लेता है, मगर अब फ्रॉस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो सीधा मशीन को उठा करके फेंक देता है बाहर। जब मशीन खिड़की से बाहर गिरता है तब सारे के सारे चमगादड़ आने लगते हैं अंदर। अब फ्रॉस्ट भी वैम्पायर बन चुका है। अब इन सब से बचने के लिए सेथ स्कॉट और केट को लेकर के चला जाता है दूसरे कमरे में, क्योंकि यही तीन अब बचे हुए हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है। केट कहती है कि मेरे पिता को बचाओ। सेथ कहता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, उसे भी मशीन ने काटा था, वो भी वैम्पायर बनने वाला है। तभी दूसरी तरफ हम जैकब को देखते हैं जो अभी भी वैम्पायर नहीं बना। वो देखता है कि उसके पास एक बंदूक पड़ी है तो बंदूक और एक लकड़ी उठा लेता है और उससे एक क्रॉस बनाता है। क्रॉस देखने के बाद कोई भी वैम्पायर उसके पास नहीं आता। वो आसानी से चला आता है इन तीनों के पास। अपने पिता को देखने के बाद केट बहुत खुश है। जैकब कहता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से हथियार बनाना शुरू करो। यहाँ पर जितनी भी चीजें होती है उनसे वो लोग हथियार बनाते हैं। तब वो पवित्र जल छिड़कता है और पवित्र मंत्र भी पढ़ता है और धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। मगर यहाँ पर अब वैम्पायर्स चारों तरफ से आ रहे हैं। जितने भी मरे थे अब वो फिर से जिंदा हो चुके हैं।
वो इनके पीछे आ रहे हैं। तब जैकब रुक जाता है और बाकियों को आगे जाने के लिए कहता है। इसी बीच हम देखते हैं कि मशीन वापस आ चुका है। वो आते ही हमला करता है सेथ पे, मगर वो सेथ को काटता उससे पहले केट उसे मार देती है। दूसरी तरफ बाकी वैम्पायर चले आते हैं जैकब के पास। तभी जैकब भी वैम्पायर बन जाता है और वो सबसे पहले काटता है स्कॉट को। तब स्कॉट अपने ही पिता को मार देता है, मगर वो भागता उससे पहले उसे बाकी के वैम्पायर्स पकड़ लेते हैं। स्कॉट देखता है अपनी बहन केट की तरफ और उसे कहता है कि मुझे वैम्पायर नहीं बनना, मुझे मार दो। तो वैम्पायर बनने से पहले केट अपने भाई को मार देती है ताकि उसे मुक्ति मिल जाए। अब सिर्फ यही 2 लोग जिंदा बचे हैं जिन्हें वैम्पायर्स ने चारों तरफ से घेर रखा है। इन्हें पता है कि अब ये दोनों मरने वाले हैं। तभी सुबह हो जाती है और सूर्य की रोशनी आने लगती है अंदर। जैसे ही रोशनी इन वैम्पायर्स पे पड़ती है वो जलने लगते हैं और सेथ भी इस चीज को नोटिस करता है, मगर अभी अंदर चारों तरफ सूर्य की रोशनी नहीं है। तभी सेथ को आवाज सुनाई पड़ती है कार्लोस की। वो कार्लोस को चिल्ला करके कहता है कि जल्दी दरवाजा तोड़ो। जैसे ही कार्लोस दरवाजा तोड़ता है चारों तरफ रोशनी भर जाती है और इन रोशनी में सारे के सारे वैम्पायर्स मारे जाते हैं। फिर ये दोनों चले आते हैं बाहर। कार्लोस सेथ को कहता है कि ये क्या था। तब सेथ उसे पीटता है और कहता है कि क्या आज से पहले तुम यहाँ पर आए थे। कार्लोस कहता है कि नहीं। तब वो कहता है फिर तुमने हमें यहाँ पर आने के लिए क्यों कहा। ये सारे के सारे वैम्पायर्स थे जिन्होंने मेरे भाई को मार दिया और केट के पूरे परिवार को भी खत्म कर दिया। उसके साथ साथ इन लोगों ने बहुत सारे मासूम लोगों को मारा है रात में। कार्लोस उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। सेथ कहता है कि कुछ नहीं। वो पैसे निकालता है और पैसे देता है केट को। केट कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। सेथ कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी बहुत ही अलग है जिसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ परेशानियां मिलेंगी। तुम ऐसी जिंदगी डिजर्व नहीं कर, तुम्हें अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए। अपने घर वापस जाओ और अच्छी जिंदगी बिताओ। इतना कह के वो कार्लोस के साथ निकल जाता है और केट भी अपने पिता की गाड़ी लेकर के निकल जाती है। बाद में हमें पता लगता है कि यहाँ पर जो बार बना है वहाँ पर कभी एक मंदिर हुआ करता था। वो भी बहुत ही लंबा और बहुत ही गहरा, जिसे जमीन के अंदर दफन कर दिया गया था वैम्पायर्स के साथ। मगर उसकी खुदाई हुई और एक एक करके वैम्पायर्स बाहर आ गए जो आज इंसानों का शिकार कर रहे हैं। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।